हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आंसर राइटिंग विद द हेल्प ऑफ PYQs। तो पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, एग्जामिन इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है एंड थैंक यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स। बट आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप इस बुक को पढ़ना चाहेंगे या इस वाली को? विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड? अगर आपको चॉइस मिले तो मुझे लगता है 90% जनता इस वाली बुक को चुनेंगे। आप इस वाली बुक को क्यों चुनेंगे? क्योंकि ये सुंदर है, ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है, फोटोग्राफ है, डायग्राम है, आपको अट्रैक्ट करिए बुक पढ़ने के लिए। वैसे ये बुक देखी जाए, अगर सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई है पर शायद कम लोग उसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इतनी सुंदर एस्थेटिक अपील को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपका आंसर भी एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए, उसकी स्पेसिंग सही होनी चाहिए, उसमें डायग्राम्स होने चाहिए, उसमें फ्लो चार्ट्स होने चाहिए, उसमें अंडरलाइन किया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बॉक्स किया होना चाहिए। और ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ है, बट यही बेसिक चीज़ है जो आपके आंसर को एलिवेट करती है। तो आज का जो कीवर्ड है एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज, इसमें मैं आपको उसकी मीनिंग समझाऊंगी और मैं आपको एक लाइव आंसर लिख के दिखाऊंगी उस कीवर्ड के सहारे, और मैं उसमें बताऊंगी कि इसको ब्यूटीफाई कैसे करना है, इसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, इसको और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी, बट वो छोटी छोटी चीज़ें जब अपने आंसर राइटिंग में आप आत्मसात कर लेंगे और हमेशा उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके हर पेपर में 5 से 6 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर आपकी आंसर की हैंडराइटिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तभी भी आप प्रेजेंटेशन करके और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ का पर्पस यही है कि आप बेटर आंसर लिख पाए, कि आपकी हैंडराइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपका क्वेश्चन का समझ इम्प्रूव हो। एंड दैट्स वाई वी हैव ब्रॉट दिस सीरीज़। आज का टॉपिक है एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज़। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम है स्नेहल शिंदे। मैंने IAS इंटरव्यू दिया हुआ है 2022 में, और मेरे GS3 में 90 मार्क्स थे जो इंडिया में लगभग हाईएस्ट थे उस साल, और ओवरऑल GS में मेरे 400 मार्क्स प्लस है। तो दोज आर माई क्रेडेंशियल्स फॉर एक्सप्लेनिंग आंसर राइटिंग। अब जैसे सारे पार्ट्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि इम्पोर्टेंस क्या है कीवर्ड की, क्या लिखना है वो बताता है, सब पार्ट्स जानने में मदद करता है और नॉलेज को फनल के थ्रू गुजारने में मदद करता है। अब आपको मैंने ये भी बताया है कि ऐसे इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और फिर कंक्लूजन होता है। ये तो बेसिक है, ये सबको पता है एंड दिस इज़ मेन स्ट्रीम। पर अब हम देख रहे हैं एनालाइज एंड क्रिटिकली एनालाइज, इस कीवर्ड का विश्लेषण, आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इस कीवर्ड का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आगे PYQ के सहारे भी मैं समझाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन देना है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है, कोई स्पेशल फैक्ट या कंटेक्स्ट या करंट इवेंट बताना है। अब की कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन आप देखिए, डिस्कस में मोस्टली एक ही कंपोनेंट पूछा जाता है, पर जब क्रिटिकली एनालाइज या एनालाइज करने कहा जाता है तब 2 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ये वाला PYQ आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल लिया है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे। तो देखिए 2 चीज़ों की बात होती है हमेशा, इंटरस्टेट काउंसिल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप जब पूछा जाता है तब एनालाइज वाले क्वेश्चन बनते हैं। बस अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा एनालाइज इंटरस्टेट काउंसिल और एनालाइज द फंक्शन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर बस एक ही कॉन्सेप्ट पूछना है उसको तो वो डिस्कस वाला क्वेश्चन पूछेगा, ही और शी विल आस्क इन डिस्कस। पर जब 2 कॉन्सेप्ट्स का इंटरलिंकेज पूछना है तब एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज वाला सवाल आएगा। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ रहा है? आई होप। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, डिस्कस, एनालाइज, इवैल्यूएट सब एक सा ही लगता है सबको, पर ये जो है दैट इज़ द ट्रिक टू गेनिंग मोर मार्क्स। तो आप ध्यान से समझिए, जब डिस्कस होता है, डिस्कस कीवर्ड होता है तो 1 कॉन्सेप्ट, जब इवैल्यूएट होता है तो मोस्टली इवेंट या पॉलिसीज़, और जब एनालाइज होता है, तो 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स। UPSC के कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स को भी एक साथ लेके एनालाइज कहा गया है।
तो ये डिफरेंस है इन कीवर्ड्स में। और हम अब आगे देख रहे हैं उसका ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। अब एनालाइज ये शब्द अगर आपसे कहा गया तो आपको, अगर मैं PYQ देखूँ तो इंटरस्टेट काउंसिल का रोल एनालाइज करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट करने में। तो कंपोनेंट्स किसके बताएंगे, रोल के बताएंगे। आप क्या एनालाइज करना है उसके कंपोनेंट्स बताएंगे। हाँ, रोल के कंपोनेंट्स को पीसेस में तोड़ेंगे। जो भी चीज़ एनालाइज करने गई है उस चीज़ को हम पीसेस में तोड़ेंगे, मेन एलिमेंट्स बताएंगे। फिर जो दो चीज़ें हैं इंटरस्टेट काउंसिल और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उन दोनों का हम रिलेशनशिप दिखाएंगे कि कैसे एक दूसरे को वो लोग प्रमोट करते हैं। रिलेशनशिप बताएंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स का। और अंत में क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि क्या ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस और चैलेंजेस, ये हम बताएंगे। ठीक है, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि बस प्रोज, चैलेंजेस और वे अहेड लिख रहे हैं, पर नहीं, रिलेशनशिप दिखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स बताना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तभी तो एनालाइज कीवर्ड को जस्टिस होगा, वरना डिस्कस का ही आंसर आप लिख देंगे। ओके, तो चलिए एक आंसर के सहारे मैं आपको समझाती हूँ अब, और प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ कैसे करना है। अगर अभी आप देखेंगे, क्रिटिकली एनालाइज रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंट्रोडक्शन कुछ भी आर्टिकल 263 से कर सकते हैं, या नीति आयोग आया है अभी, या पैंडमिक, कोई भी करंट इवेंट लेके आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फिर आप इंटरस्टेट काउंसिल के रोल का पार्ट, रोल के कंपोनेंट्स बताएंगे। क्या करता है, डायलॉग है, फिर क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, फिर क्या है, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन है, और भी बहुत सारे रोल्स हैं जो मैंने ऊपर मॉडल आंसर में बताए हैं। फिर ये रोल हो गया, ये आपको हर एनालाइज क्वेश्चन में करना है, जिस भी चीज़ को एनालाइज करने कहा गया है उसके बारे में बताना है। फिर आप रिलेशनशिप बताएंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंटरस्टेट काउंसिल की। रिलेशनशिप, ठीक है, यही वर्ड यूज़ करना है, रिलेशनशिप बिटवीन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड इंटरस्टेट काउंसिल, यही वर्ड यूज़ करना है। और जो भी आपका सब हेडिंग है, जो भी मैं स्ट्रक्चर के पार्ट्स बता रही हूँ, उसको बॉक्स करेंगे ताकि वो और सुंदर दिखेगा। फिर आपने कहा यहाँ पर डायलॉग एंड डिस्कशन प्रमोट कम्युनिकेशन एंड हेंस फेडरलिज्म, ये कह दिया। फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, IC मीटिंग्स विथ हेड ऑफ गवर्नमेंट इन स्टेट्स। ओके, देख रहे हैं मैं कैसे आंसर को वर्टिकली भी अरेंज किया है और हॉरिजॉन्टली भी अरेंज किया है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है और उससे थोड़ा सा दूर एग्जाम्पल लिखा है। तो इससे मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत ही घटिया निकाली है मैंने, क्योंकि मैं पेन से लिख रही हूँ, ये एप्पल पेंसिल से, तो अच्छा नहीं दिख रहा है। बट देख रहे हैं फिर भी आपको एक स्ट्रक्चर सही से दिख रहा है क्वेश्चन में। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है पर आप स्ट्रक्चर सही बनाएंगे तो आपका आंसर सुंदर दिखेगा। ठीक है, रिलेशनशिप के अलग अलग पॉइंट्स बताएंगे। अब यहाँ पे बस एनालाइज नहीं कहा है, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज कहा है। तो जो चैलेंजेस है, जो रिलेशनशिप के आप 2-3 पॉइंट्स बता देंगे। फिर जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस इन रोल ऑफ IC इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसमें क्या करेंगे, इसको बॉक्स करेंगे। हमेशा जो भी सब हेडिंग, जो भी सब पार्ट हम बना रहे हैं उसका बॉक्स करेंगे। और चैलेंजेस, अगर यहाँ पे 3 आपने रिलेशनशिप लिखे हैं तो चैलेंजेस 5 लिखेंगे। क्यों 5 लिखेंगे? क्योंकि क्रिटिकली पूछा है, तो क्रिटिकली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्रिटिसिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे ऊपर आप देख ही सकते हैं कि लैक ऑफ टाइमली मीटिंग्स, ये पूरा डेटा के साथ मैंने ऊपर मॉडल आंसर में बताया है। मैं अभी बस समझा रही हूँ स्ट्रक्चर क्या रखेंगे। चैलेंजेस बता दिया, फिर वे अहेड टू प्रमोट बेटर रिलेशनशिप, और फिर इसमें आप बताएंगे और वे अहेड बताएंगे 2-3 एग्जाम्पल, कोई केस स्टडी है,
कनाडा की केस स्टडी है या साउथ अफ्रीका की है, वो आप बता सकते हैं। और अंत में आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, दिस इज़ नॉट द आंसर फॉर अ डिस्कस क्वेश्चन, दिस इज़ द आंसर फॉर अ एनालाइज क्वेश्चन। और एनालाइज क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि जब भी एग्जामिनर पूछता है वो दो कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके पूछता है। जब एक ही कॉन्सेप्ट को पूछेगा तब डिस्कस पूछेगा, और जब दो कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करके पूछेगा तो एनालाइज या क्रिटिकली एनालाइज करने कहेगा। और अगर वो सिर्फ एक इवेंट या एक पॉलिसी या एक कोई एक्शन या फैक्ट के बारे में पूछेगा तो आपसे कहेगा डिस्क्राइब कहेगा। तो कैसे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब साइक्लोन फॉर्मेशन। तो डिस्क्राइब, अभी साइक्लोन फॉर्मेशन में कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं, तो बस डिस्क्राइब पूछेगा। और जब वो कोई पॉलिसी डिसीजन के बारे में पूछेगा, पॉलिसी डिसीजन, तो वो पूछेगा इवैल्यूएट, मतलब बताइए ये सही है या गलत है। ओके, सो देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड ऑल दिस कीवर्ड्स। सबके लिए प्रोज कॉन्स नहीं लिखना होता है। तो आई होप मैंने आपको समझा पाई हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और एनालाइज सबसे डीप वर्ड है। वैसे मैंने देखा GS3 और GS2 में एनालाइज काफ़ी कम है, या एनालाइज वाले क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट UPSC में काफ़ी पूछे जाते हैं। दिस इज़ UPSC एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड, और बहुत सारे लोग इसके डिमांड को मिस कर देते हैं। तो जब दो कॉन्सेप्ट्स में रिलेशनशिप बताना है तब एनालाइज वर्ड यूज़ होता है। एनालाइज करने कहा जाएगा तो हम 50-50 करेंगे, 50 प्रोस 50 कॉन्स। और क्रिटिकली एनालाइज करने कहा जाएगा तो हम 30-70 करेंगे, और 70% टाइम में हम क्रिटिसिजम्स इश्यूज़ बताएंगे। ओके, आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूबल टाइम। और फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर। और ये जो कुछ यूनिक इनिशिएटिव है अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, सबका आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगा, बिकॉज संगठन में ही शक्ति है। तो आप सबको शेयर कर सकते हैं। एंड स्टे अराउंड, अभी भी बहुत सारे कीवर्ड्स बचे हैं जिसका ऐसा ही इन डीप एनालिसिस मैं आपको बताऊंगी। बस प्रोज कॉन्स लिखने हैं ये बात नहीं है, उसका एक्चुअल डिमांड समझना पर्पस है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।